दादा प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह में अभिमन्यु में। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के तहत आज हम जिस किरदार को केंद्र में रखने जा रहे हैं वह सही मायनों में नाम के अनुरूप अभिमन्यु ही है। अभिमन्यु हम उन्हें इसलिए करार दे रहे हैं क्योंकि उनके पिता ने राजनीति के मैदान में अपने आप को अर्जुन के तौर पर साबित किया। वह बहुत ही कम उम्र के विधायक बने और विधायक बनने के बाद एक संघर्षशील राजनेता के तौर पर अपनी पहचान कायम करने में कामयाब रहे। वह तमाम सरकारों में मंत्री भी रहे और आखिरी दौर के अंतर्गत वह नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी दिखे। भिंड अंचल के अंतर्गत उनका नाम एक साहसी और संघर्षशील राजनेता के तौर पर लिया जाता था। नाम था उनका सत्यदेव कटारे। आज हमारी बातचीत के केंद्र में अभिमन्यु के तौर पर जो है वो उनके सुपुत्र हेमंत कटारे हैं। सत्यदेव कटारे कम उम्र में ही इस दुनिया से को अलविदा कह गए। वह उम्र नहीं थी जाने की, लेकिन वह एक बीमारी के बाद में असमय हमारे बीच से चले गए। उसके बाद उपचुनाव हुआ 2017 में। हेमंत कटारे को उनके पुत्र होने के नाते पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। हेमंत कटारे सहानुभूति की लहर के बावजूद भी अरविंद भदौरिया के मुकाबले मुश्किल 871 वोट से ही चुनाव जीत पाए। दिख गया था कि मामला इतना आसान नहीं रहने वाला है, लेकिन एक साल बाद ही जब आम चुनाव हुए तो हेमंत कटारे अपने पिता की सीट को बरकरार रख पाने में सफल नहीं रहे। अरविंद भदौरिया ने पिछली हार का बदला लिया और न केवल बदला लिया बल्कि वर्तमान में वह सरकार में एक प्रमुख मंत्री के तौर पर भी दिखते हैं। हेमंत कटारे को लेकिन पार्टी ने अपनी तरफ से पर्याप्त संरक्षण दिया, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो और चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। सबकी सहानुभूति, सबका सद्भाव हेमंत कटारे के साथ रहा। इसीलिए जब उपचुनावों की संदर्भ में मौका आया तो चौधरी राकेश सिंह की दावेदारी को नज़रअंदाज करते हुए मेहगांव से हेमंत कटारे को प्रत्याशी बनाया, लेकिन हेमंत कटारे एक बार फिर नाकामयाब हुए। तो आज हमारी बातचीत के केंद्र में हेमंत कटारे रहने वाले हैं। जानने में दिलचस्पी है कि वाकई इस शख्स के अंदर योद्धा के तौर पर वैसे गुण हैं जिसके तहत हम उनसे भविष्य के संदर्भ में उम्मीदें रखें, या कुल मिलाकर महाभारत में भले ही शूरवीर रहते हुए अभिमन्यु कोई लंबा जीवन नहीं जी पाए तो हेमंत कटारे भी क्या सत्यदेव कटारे की विरासत होते हुए भी उसी हालत में पहुंच जाने वाले हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं वो एक संक्षिप्त रिपोर्ट जो हमारे साथी अनुराग मालवीय ने इस विषय को ध्यान में रखकर तैयार की है। देखिए उसका पहला भाग। कहते हैं युवा बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं, युवा मचलते हैं तो समंदर मचल जाते हैं। कुछ इस तरह की शुरुआत हेमंत कटारे ने पिता सत्यदेव कटारे के स्वर्गवास के बाद अटेर उपचुनाव से की थी। हेमंत ग्वालियर चंबल क्षेत्र के सबसे कम उम्र में विधायक का चुनाव जीतने वाले चेहरों में से एक रहे। भले ही पिता सत्यदेव कटारे को ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी होने के कारण दिग्विजय सिंह का विरोधी माना जाता था, लेकिन पिता के स्वर्गवास के बाद हेमंत कटारे को सिर्फ सिंधिया का ही नहीं बल्कि कमलनाथ का भी पूरा साथ मिला। हेमंत कटारे जी हमारी पार्टी के सक्रिय साथी हैं और विशेषकर हमारे भतीजे भी हैं। वो अपने क्षेत्र में बिल्कुल सक्रिय हैं। चूँकि वो भोपाल और भिंड दोनों जगह उनका डिवीजन है, तो इस कारण उतना काम दिखाई नहीं देता और उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं है। 2018 की शुरुआत में हेमंत कटारे एक बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आए जब उन पर पत्रकारिता की एक छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया और उन पर मामला दर्ज हो गया। एसआईटी ने हेमंत कटारे पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा, लेकिन वो फरार करार कर दिए गए। यहीं से हेमंत कटारे चक्रव्यूह में फंसते नजर आए और फिर 2018 का चुनाव अरविंद भदौरिया से हार गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर आने की इच्छा श्रीमान हेमंत कटारे जी की है तो वो अगर हमारे नेतृत्व से, माननीय अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं और अपनी इच्छा जाहिर करते हैं तो नेतृत्व विचार करेगा। 2020 में जब कमलनाथ सरकार गिरी तो उसके बाद हुए उपचुनाव में हेमंत कटारे को एक बार फिर मौका मिला। हेमंत कटारे को इस दफा मेहगांव से मौका मिला, लेकिन इस बार अपनों की चक्रव्यूह में फंसे हेमंत कटारे फिर चुनाव हार गए। माना जाता है कि उनके चुनाव हारने की बड़ी वजह कांग्रेस में वापसी करने वाले राकेश चौधरी थे। वो अपने राजनीति से इतर जो दूसरी उनकी प्राथमिकताएं यदि हों तो शायद उसके कारण वो फ्रंट पर दिखते नहीं हैं। तो उनका जो राजनीतिक ग्राफ है अभी भी थोड़ा सा ढाबाडोल दिखता है, लेकिन संभावनाएं राजनीति में हमेशा बनी रहती हैं और किसी भी कोई भी एक
मौका ऐसा होता है जिसमें आप राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। कुछ अपनी खताओं से, कुछ अपनों के सितम से, जब डूबी मेरी कश्ती तब भी दुश्मन तो कम थे। कुछ इस तरह हेमंत का अब तक का सियासी सफर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हेमंत कटारे के लिए संभावनाएं कम हो गई हैं। अनुराग मालवी, INH 24/7, भोपाल। तो संभावनाएं खत्म हो गई ऐसा तो कोई नहीं कहता है, पर संभावनाएं बहुत उजली दिख रही हो ऐसा कहने का साहस भी कोई नहीं दिखा पा रहा है। हेमंत कटारे के संदर्भ में जब हम आकलन करते हैं तो अचंभा इस बात पर होता है कि वह एक संघर्षशील पिता के बेटे हैं। सत्यदेव कटारे की राजनीति भी कभी मखमल पर चलने की नहीं रही, उनकी राह में भी कांटे रहे। ब्राह्मण ठाकुर के संघर्ष के बीच में वह अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। चुनाव जीतने और हारने के सिलसिले से भी वह लगातार जूझते रहे, कोई लगातार जीत उनके हिस्से में भी नहीं आती थी। जिन अरविंद भदौरिया से हेमंत कटारे हारे हैं, उन अरविंद भदौरिया के हाथों सत्यदेव कटारे भी हारे थे, लेकिन इसके बावजूद भी सत्यदेव कटारे की संभावनाओं को लेकर कभी किसी को संदेह नहीं रहा। पर क्या हेमंत कटारे ऐसी संभावनाएं रख पाते हैं? इसी समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह जी हैं। भिंड इलाके की सियासत के अंतर्गत चौधरी राकेश सिंह किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बल्कि प्रदेश में भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पर सत्यदेव कटारे जिस दौर में राजनीति कर रहे थे, उसी दौर का एक प्रमुख चेहरा चौधरी राकेश सिंह रहे, वह हमारे साथ है। हमारे साथ दूसरा भी उसी दौर का चेहरा साथ में नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के रूप में। नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। जिन स्थितियों से हेमंत कटारे गुजर रहे हैं, जिन स्थितियों से चौधरी राकेश सिंह गुजर रहे हैं, कमोबेश उन्हीं स्थितियों से नरेंद्र सिंह कुशवाहा भी गुजर रहे हैं, वह भी हमारे साथ है। हमारे साथ ग्वालियर चंबल की राजनीति को और विशेषकर भिंड की राजनीति को बहुत बारीकी से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी खासतौर पर मौजूद हैं। उन्होंने सत्यदेव कटारे की सियासत को भी बड़ी नज़दीकी से देखा और उनके सहयोगियों को भी देखा है, वह हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ भोपाल से विशेष संवाददाता अनुराग मालवी जी भी। आप सबका स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं चौधरी राकेश सिंह जी से करता हूँ। चौधरी राकेश सिंह जी से समझना ये चाहूँगा कि जो संघर्ष करने का मादा, जो जज्बा सत्यदेव कटारे में था, क्या उसकी कोई झलक हेमंत कटारे में आपको दिखती है चौधरी राकेश सिंह जी, या वो जज्बा नहीं है इसीलिए परेशानी है? नहीं, आखिर सत्यदेव कटारे के पुत्र हैं हेमंत कटारे जी, और जींस के साथ वो सारी प्रवृत्तियां आती हैं जो पिता में होती हैं। जी, लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब होता है समय। जी, कि आज से 30-40 साल पहले की राजनीति के लिए समय किस तरीके का अनुकूल था, एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए अनुकूल था। क्या वो परिस्थितियां वर्तमान 40 साल बाद भी आपको अलाउ करती है एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए? पहला विषय ये है इसमें। जी, दूसरा बात यह है कि आखिर सत्यदेव कटारे जी के पुत्र हैं, तो जींस के साथ साथ उनमें वो गुण भी आएंगे जी, जो सत्यदेव कटारे में थे। इनको चाहिए कि संयम से थोड़ा काम लें। राजनीति में जल्दबाजी में किए गए निर्णय कभी कभी उचित नहीं होते जी, और इसलिए विवेक से इनको ये निर्णय करना चाहिए कि आपको चढ़ाने वाले बहुत मिलेंगे, जी, लेकिन थोड़ा सने सने निर्णय करें। जी, जैसे मेरा ये मानना है कि सत्यदेव कटारे जी के स्वर्गवास के बाद जी, पिछले 4-5 वर्षों में हेमंत कटारे ने 3 चुनाव लड़ लिए। जी, एक चुनाव सिंपैथी का गया, 2 चुनाव इन्होंने और लड़ लिए। जी, मेरा ये मानना है कि जब हम किसी चीज को थोड़ा सा मनन करें, विचार करें और उसके बाद निर्णय करें। कोई भी विधानसभा क्षेत्र बड़ा मुश्किल से बनता है जी, और अगर जल्दी जल्दी आप चेंज करेंगे तो उससे अस्थिरता पैदा होती है। जी, मैं हेमंत कटारे नवयुवक है, उनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूं, योग भी है वो, जी। लेकिन निर्णय करने के पहले उनको मनन करना चाहिए, विचार करना चाहिए और सलाह मशवरा करके निर्णय करना चाहिए। जल्दबाजी मेरे में 2 सवाल हैं चौधरी राकेश सिंह जी। आप बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं, लेकिन समझना ये चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार प्रदेश में थी, उस समय पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव में सत्यदेव कटारे के प्रति सद्भावना, सद्भाव, सहानुभूति के बूते हेमंत कटारे चुनाव जीतने में सफल रहे, बमुश्किल 857 वोट थे। लेकिन महज 1 साल बाद जब चुनाव होता है तो ऐसा नहीं है कि सहानुभूति खत्म हो गई लोगों की। सत्यदेव कटारे ऐसा नाम नहीं था कि 1 साल के अंदर ही जनता के बीच से वो नाम विस्मृत हो गया, लोग भूल गए उस नेता के काम को, उसके दम को, उसके हुनर को।
पर एक साल बाद जब ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की लहर चली, अगर शिवराज सिंह अपनी सरकार लगातार चौथी बार बना पाने में कामयाब नहीं रहे तो उसका बड़ा कारण ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को मिली अप्रत्याशित सफलता थी। ऐसे दौर में हेमंत कटारे अपनी सीट बचाए रख पाने में कामयाब नहीं रहे। क्या किया इस 1-1.5 साल में हेमंत कटारे ने कि जनता ने हाथ जोड़ लिए उनसे, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है कि आखिर 1-1.5 साल में हुआ क्या ऐसा जिसके चलते जनता ने लहर के दौर में भी इस शख्स को घर बिठाना उचित समझा, नहीं भाई तुम रहने दो, हम किसी और को देख लेते हैं। इसमें दो पहलू है डॉक्टर साहब जी। एक पहलू है कि आप सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं जी। और सत्ता के खिलाफ का मतलब यह है कि आप प्रशासनिक क्षमता के खिलाफ, जी। आप आर्थिक क्षमता के खिलाफ, और वर्तमान में जो राजनीति में पैसे बांटने का काम शुरू हुआ है जी। उसके खिलाफ आपको चुनाव लड़ना था। दूसरी बात आती है कि आपने जो नए आप विधायक बनते हैं, जी। बने आप, जनता बड़ी अपेक्षा ये करती है कि आप उसके फोन उठाएं, जी। तुरंत फोन उठाएं और फोन पे ही रिस्पॉन्ड करके उसकी सिफारिश करें आप। जी। नए लड़कों में थोड़ा सा ये कमजोरी रहती है कि उनके और भी व्यापारिक कार्य रहते हैं, और भी व्यस्तता रहती है, तो कई बार फोन नहीं उठा पाते। तो ये दोनों कारण ही इसके लिए उत्तरदायी है। एक, जनता के आपको व्यवहार आपको ठीक रखना चाहिए, फोन उठाना चाहिए। दूसरा, आप सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो जिसने साम दाम दंड भेद हर तरीके से शिवराज सिंह जी पड़े रहे अटेर में जी। और पूरी ताकत लगा दी, तो उसके वजह से भी हेमंत कटारे चुनाव नहीं जीत पाए। और भिंड की, चंबल की एक तासीर है जी। कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति एक अपवाद के रूप में छोड़ दे हम डॉक्टर गोविंद सिंह जी को, जी। वरना कोई भी राजनेता यहाँ लगातार चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं रहा है। यहाँ बड़ी जल्दी जल्दी परिवर्तन करने का लोगों का, आपने सत्यदेव कटारे जी का भी कहा जी। चुनाव तो वो 7 लड़े, जी। 8 चुनाव लड़े, लेकिन विजयश्री उनने 4 में हासिल की। जी। मैं 7 चुनाव लड़ा जिसमें विजयश्री 4 में हासिल की। जी। तो जनता यहाँ की और विंध की, जी। दो तरीके की लोगों की तासीर अलग है। जी। एक अपवाद के रूप में गोविंद सिंह जी है, तो एक अपवाद के तौर पर गोविंद सिंह जी है, पर चौधरी राकेश सिंह जी अपनी ही पार्टी के और अपने ही पुराने साथी के बेटे के संदर्भ में बात करते हुए थोड़ा सा लिहाज कर जा रहे हैं, कह रहे हैं पर संकेतों की शक्ल में कहने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरे साथ में नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी हैं, शायद उन्हें इतना ज्यादा उलझन का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि हेमंत कटारे क्या अपने पिता की विरासत को संभालने के लायक हैं या नहीं है, इसके संदर्भ में आपका कोई आकलन है? या हेमंत कटारे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए हैं? जिस प्रकार का संघर्ष उनके पिता के हिस्से में आता था, वो भले ही प्रदेश में कितने भी बड़े नेता समझे जाते हों, पर भिंड में कांग्रेस ही उनको निपटाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। क्या हेमंत कटारे की वर्तमान उलझनें भी कांग्रेस के कारण है या उनके अपने तौर तरीकों के कारण है? देखिए, राजनीति में अपना अपना तरीका अलग होता है जी। सत्यदेव कटारे भी राजनीति में वरिष्ठ नेता थे जी। उनके काम करने का ढंग अलग था जी। हेमंत कटारे भी, उनका भी तरीका अलग है अपने काम करने का। तो निश्चय रूप से राजनीति अपने अपने ढंग से लोग करते हैं। जैसा भिंड से राजनीति होती है, भिंड में लोग जो चाहते हैं कि हमारी इस समस्या का समाधान हो, भिंड में लोग चाहते हैं कि हमारा टेलीफोन उठाया जाए, हम जाएं जनता के बीच में, तो हमारी समस्या का तत्काल समाधान हो। इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि अपनी अपनी जगह पे सब लोग सही हैं। हेमंत कटारे भी चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, वो भी तो अपना अपना तरीका है जी। हम लोग तो जनता के बीच में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में रहते हैं और कोशिश करते हैं कोई भी पीड़ित व्यक्ति आए उसकी समस्या का समाधान होना चाहिए जी। तो राजनीति में अपना अपना तरीका अलग है जी। राजनीति में तरीका तो अलग है, पर हेमंत कटारे के संदर्भ में आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? एक शख्स जो साल भर पहले चुनाव जीता था और उस दौर में जीता था जब आपकी पूरी सरकार उन्हें हराने के लिए प्रयत्नशील थी लेकिन सफल नहीं हुई, और जब आम चुनाव हुआ और जनता भाजपा को घर बिठा देने के लिए ग्वालियर चंबल अंचल में पूरी ताकत से लग गई थी, तब भी उसने हेमंत कटारे को लेकर घर में बिठाना चाहा, वहां से भाजपा को जिता दिया। ये थोड़ी सी उलझन है, समझना चाहते हैं कि जब आपके अड़ोस पड़ोस की सारी सीटें कांग्रेस जीत रही है, ऐसे में हेमंत कटारे चुनाव क्यों हार रहे थे?
देखिए मध्य प्रदेश में जी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यशैली है उनकी, जी जो जनहित की योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं ऐसी चल रही, सीधी जनता से जुड़ी हुई योजनाएं थी। जी तो कोई भी है, मुख्यमंत्री को लोग चाह रहे हैं, उनकी जन कल्याणकारी की योजना को लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस चुनाव हार गई। कुशवाहा जी, आप कहीं भ्रमित हैं। मैं 2018 के आम चुनाव की बात कर रहा हूं, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा हारी नहीं, बुरी तरीके से हारी। शिवराज सिंह चौहान अगर चौथी बार लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले पाए तो वो ग्वालियर चंबल अंचल था। ऐसे समय पे जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही थी, कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन अटेर विधानसभा क्षेत्र में अरविंद भदौरिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने में सफल रहते हैं और कांग्रेस के हेमंत कटारे, जो 1 साल पहले ही जनता के द्वारा विधायक चुने गए थे, हार जाते हैं। क्या किया हेमंत कटारे ने ऐसा जिसके चलते जनता उन्हें दोबारा मौका देने के लिए तैयार नहीं हुई? इस पर नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी का कोई आकलन है, या भिंड विधानसभा क्षेत्र से इतर नरेंद्र सिंह कुशवाहा कुछ देखने के लिए तैयार ही नहीं है? देखिए, ग्वालियर चंबल संगम में जी। जो पार्टी की हार हुई थी, जी। वो कभी कभी क्या होता है, कई टिकटों का भी कारण रहता है, जी कभी कभी कुछ मजबूरी हो जाती है पार्टी की जी कि टिकट किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये भी एक हार का कारण बन जाता है। क्या जी। उसमें हेमंत कटारे जी हो, चाहे नरेंद्र सिंह कुशवाहा हो या अन्य लोग हों, जी। ये भी एक कारण रहता है। तो निश्चित रूप से इस तरह के कारण रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं समझता हूँ कभी चुनाव हारी है तो अपने लोगों के कारण हारी है। जी। नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी कुछ खोज नहीं पा रहे हैं। मैं दोबारा लौटूंगा, शायद नरेंद्र सिंह कुशवाहा तब तक में जागृत होकर समझ पाए कि हेमंत कटारे के संदर्भ में वस्तुतः तथ्य क्या है। लेकिन देवश्री माली जी के साथ में मुझे ये संकट नहीं आएगा। देवश्री माली जी को पता है कि कहानी क्या है। तो श्री माली जी, थोड़ा आपके माध्यम से रोशनी मिले, सत्यदेव कटारे और हेमंत कटारे के तौर तरीकों में वो कौन सा अंतर है जिसके चलते इतनी उत्कृष्ट विरासत का उत्तराधिकारी होने के बाद भी हेमंत कटारे हमें वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं जहां उन्हें होना चाहिए था? देखिए डॉक्टर साहब, भिंड की राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़े जो आइडियल परंपराएं हैं राजनीति की और आइडियल बातें हैं, उनसे थोड़ा अलग हटना पड़ेगा। जी। अभी चौधरी राकेश सिंह जी ने भी यही बात कही और मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ थोड़ा और डिटेल में जाके। जी। कि पहली बात तो ये है कि भिंड जल्दी रिएक्ट करता है। जी। कटारे जी का भी, चूंकि दोनों मेहमान जो बैठे हुए हैं, राकेश चौधरी साहब और नरेंद्र सिंह कुशवाहा और मैं, और किसी जमाने में सत्यदेव कटारे, तीनों 200 मीटर के फासले पर, आधा किलोमीटर के अंदर में हम लोग रहते थे। और हम लोगों ने राजनीति को भी नजदीकी से देखा, इन लोगों को आगे जाते हुए भी देखा, इनको यशस्वी होते हुए देखा, कटारे जी को भी देखा। कटारे जी की राजनीति थोड़ी आक्रामक राजनीति थी, जो अटेर क्षेत्र के लिए थोड़ी जरूरी मानी जाती है। और उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि वो, उनका एक चुनाव जीतते थे, दूसरे चुनाव में टिकट कट जाता था और अगले चुनाव में फिर वापसी करते थे। और टिकट कटने का कारण भी वही सर्वे और वही अलोकप्रियता रहती थी। तो ये वहां की एक सामान्य बात है कि वहां का जो वोटर है भिंड जिले का, लहर का मामला जैसे आज छोड़ दो, तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करता, एग्रेसिव है, बागी हो जाता है, फटाफट अपने ही आदमियों को हराने में लग जाता है। अब हम आते हैं अटेर क्षेत्र पर। अटेर क्षेत्र में जैसा कि राकेश चौधरी साहब ने भी कहा कि कटारे जी भी निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने भी 8 चुनाव में सिर्फ 4 चुनाव जीते थे, जिसमें लोकसभा का चुनाव भी वो हारे थे। तो एक बात, दूसरा, कई बार उनका टिकट कट गया था तो वो सूची में शामिल नहीं हो पाया, हार की सूची में। तीसरी बात एक और समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा अटेर क्षेत्र का भूगोल और उसका जातिगत समीकरण। क्योंकि भिंड जिले में जो चुनाव होता है, आखिरी के 3 दिन आते आते चुनाव जातियों पर सिमट जाता है। और खासतौर पर अटेर का, उसका तो सीधे सीधे जातिगत रूप से ही संबंध रहता है। अटेर मूलतः 3 भागों में बटा हुआ है। एक मध्य अटेर है जिसमें ब्राह्मणों का बाहुल्य है और ठाकुरों का भी, क्षत्रिय भदौरिया लोगों का भी एक संतुलन है। एक दाएं साइड का हिस्सा है जो सरायघाट कहलाता है, और वो जो है कांग्रेस के लिए कटारे जी के समय से लेकर के और आखिरी वो
हेमंत कटारे तक के समय के लिए वो एक तरह से राजनीतिक सूखे का काम रहता है। वहां में क्षत्रिय लोग रहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं या अपनी जाति को समर्थन करते हैं, जो चाहे अरविंद भदौरिया हो, मुन्ना सिंह भदौरिया हो, जो भी लोग वहां से जीतते रहे। कटारे जी भी मुझे स्मरण नहीं है कि उन क्षेत्रों से कभी जीतते हो, क्योंकि चुनाव वहां दो तरह से लड़ना पड़ता है। वहां उस इलाके में वोटिंग कम हो और जो भी तरीके अपनाए जाते हैं उनको रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जाए और अपने इलाके में ज्यादा वोटिंग कराई जाए कि चुनाव होता है अटेर क्षेत्र में। जहां तक उपचुनाव का सवाल है, आपने भी बोला और मैंने खुद भी वहां जाके देखा। एक तो उस समय कांग्रेस पूरी यूनाइटेड थी जी, मुझे स्मरण है कि पूरी कांग्रेस जो है वहां जी जान से लगी हुई थी कि कैसे भी करके हमको ये चुनाव जीतना है। और उसके पीछे कारण सत्यदेव कटारे की शहादत थी, उनकी मतलब उनका दुखद निधन था, सिंपैथी थी। उनकी माता जी भी जगह जगह गई और मुझे याद है जब उसमें सभा हुई फूट कर उसमें रोई थी। ऐसी स्थिति के कारण सिंपैथी भी थी। दूसरा क्या था कि कोई किसी प्रकार का एक ऐसा आक्रामक चुनाव प्रचार नहीं हो रहा था उनके खिलाफ जिसमें जो है लोग जो है एक तरह से एग्रेसिव होकर उनके खिलाफ मतदान करें। फिर भी आप परिणाम देखेंगे तो परिणाम कोई बहुत ही साउंड नहीं आए थे। कांग्रेस ने जिस तरह की मेहनत की थी उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ ने खुद सभाएं करी थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभाएं करी थी और उसके बाद फिर बाकी लोग भी दिग्विजय सिंह से लेके सारे लोग लगे रहे थे। गोविंद सिंह खुद मोर्चा संभाले हुए थे, सरायघाट का जो क्षत्रियों का मेन इलाका था, बाकी लोग भी लगे हुए थे। उसके बावजूद भी अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो वैसा नहीं आया था जैसा लोग हमसे कहते थे। हालांकि मुझे पता था और मैंने आकलन भी किया था कि जीत हार का अंतर जो है ना 2000 के अंदर रहेगा और वो उससे भी कम रहा था, लेकिन लोग ऐसा मान के चलते थे कि चुनाव एक तरफा है। तो ये दूसरी बात, जैसा कि चौधरी साहब ने भी कहा, नरेंद्र सिंह जी ने कहा, सबका चुनाव का अपना एक तरीका होता है। स्वर्गीय सत्यदेव कटारे का अपना एक तरीका था। 40 साल पहले वो तरीका काम करता था, लेकिन अब उतना काम नहीं करता है जी। अब लोगों की अप्रोच बहुत नजदीक तक पहुंची है। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। बच्चे पढ़ लिख कर शहर तक पहुंचे हैं तो वो बहुत सारी चीजें जानने लगे हैं। अब वो भटकने भटकाने के स्थिति है, तो अब हमको वही करना चाहिए। हेमंत कटारे भी यंग है, एक अच्छी विरासत उनको मिली है, तो मुझे लगता है कि उनको उसी के अनुकूल अपने व्यवहार में आकलन करके परिवर्तन करना चाहिए। वो वहां वो प्रभाव नहीं छोड़ पाए जो सत्यदेव कटारे ने छोड़ा था जी। ये इसका नतीजा ये जब उन्होंने मेहगांव से चुनाव लड़ा तो ये मुझे लगता है उनका सब जीवन का सबसे खराब डिसीजन था कि मेहगांव में वो एक्सेप्ट होंगे नहीं। और कटारे जी ने अपने पूरे जीवन में अटेर क्षेत्र, क्योंकि क्षेत्र छोड़ना भिंड जिले के लिए बहुत ही खतरनाक चीज होती है, आसान काम नहीं होता है क्षेत्र छोड़ के आप जीते। मैंने बहुत सारे नेताओं को देखा जो क्षेत्र छोड़ के गए हैं। रमाशंकर सिंह ने रोन क्षेत्र को छोड़कर राकेश चौधरी साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उनकी बुरी हालत हुई थी। रामेश्वर दयाल अरेली अटेर से एमएलए रहे थे, जब वो मेहगांव में चुनाव लड़ने गए तो उनकी बहुत बुरी हालत हुई। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमको मिलते हैं। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा देवश्री माली जी, कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है और ना ही माननीय कटारे जी, हेमंत कटारे जी की ऐसी हैसियत है कि उन्होंने चाहा मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा और वो लड़ने का फैसला कर लें और पार्टी मान भी जाए। तो आपसे समझना ये चाहता हूं कि मेहगांव से हेमंत कटारे को लड़ाने का फैसला तो कांग्रेस ने किया था। ये हेमंत कटारे के प्रति स्नेह का प्रदर्शन था या हेमंत कटारे का स्थायी रूप से समापन करने की कोशिश थी? थोड़ा इस पे भी तो आपकी टिप्पणी मिले, था क्या इसके पीछे? देखिए, हालांकि मुझे ये बातें बोलना नहीं चाहिए, बहुत ही राजनीतिक अंदरूनी बातें हैं, लेकिन चूंकि मुझे पता था कि ये इनके अंदर की कहानियां भी मुझे पता है और ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति थी और अंदरूनी राजनीति ही हेमंत कटारे को निपटाने की नहीं थी, राकेश चौधरी को निपटाने की राजनीति थी, जितना मुझे पता है। अब हालांकि राकेश चौधरी क्षमा करेंगे हमें कि मैं ऐसी बातें आप बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि वहां जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में माना गया था कि राकेश चौधरी एकमात्र प्रत्याशी है जो आसानी से चुनाव निकाल सकते हैं या अच्छी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में उस समय जो परिस्थिति थी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जयश्री राम बघेल, उन्होंने तो बाकायदा पार्टी में बोला, अखबार में भी आया, मीडिया में भी छपा के राकेश चौधरी को टिकट दिया गया तो मैं पता नहीं क्या करूंगा।
और ये सारी राजनीति चल रही थी और हेमंत कटारे उस राजनीति को लीड कर रहे थे। यही जो चौधरी साहब ने कहा कि यही परिपक्वता और अपरिपक्वता की बात होती है कि कुछ लोग अपना जाल बिछा रहे हैं और हम उस जाल में फंसे। तो ये इस निश्चित तौर मेरा मानना है कि हेमंत कटारे उस जाल में फंसे। दूसरी बात एक और है कि जिस परिपक्वता के साथ मेहगांव में चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, मुझे स्मरण है कि जब सर्वे चल रहा था उस सर्वे के दौरान जो बिंदु आए थे उसमें कांग्रेस के जीतने की पूरी संभावना थी जी। लेकिन एकदम जो चुनाव लड़ने की तकनीकी अपनाई, जो चुनाव लड़ने का तरीका अपनाया, जो चुनाव को रोड मैप तक ले गए, वो जाति को की तरफ ले जाके कुछ आक्रामक नारों की तरफ जाते हुए, तो चुनाव फिर एक बार जातिगत ध्रुवीकरण में चला गया। और अगर जातिगत ध्रुवीकरण में चुनाव मेहगांव का जाएगा तो उसमें हारना तय ही माना जाएगा, वहां तभी चुनाव जीतेगा। क्योंकि तो दो बातें समझ में आ रही हैं, निपटाना चौधरी राकेश सिंह को था कांग्रेसियों को, और उस निपटाने की राजनीति का शिकार हेमंत कटारे भी हो गए। हेमंत कटारे को ऐसा लगा कि वह इस्तेमाल कर रहे हैं और कब इस्तेमाल होते होते वह खुद इस्तेमाल हो गए इसका उन्हें पता नहीं चला। लेकिन मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और अनुराग मालवीय जी के पास चलता हूं जो प्रदेश की राजधानी भोपाल में है और उनसे जानने में दिलचस्पी है। हेमंत कटारे के संदर्भ में के मिश्रा जी हमारे कार्यक्रम में बोल रहे थे, वो भोपाल में भी रहते हैं, वो अपने क्षेत्र अटेर में भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन सक्रियता दोनों जगह ही दिखती नहीं है, रहते हैं पर दिखती नहीं। तो थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हेमंत कटारे को किस रूप में देखा जाता है? एक संभावनाशील युवा के तौर पर देखा जाता है या चले हुए कारतूस के तौर पर देखा जाता है? देखिए हिमांशु जी, पूरी चर्चा हो रही थी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि अटेर 2 उपचुनाव और एक मुख्य चुनाव, तीनों ही चुनाव में हेमंत कटारे के साथ मुझे रहने का मौका मिला। काफी उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग देखी मैंने, अटेर में भी देखी और मेहगांव में भी देखी। चौधरी राकेश सिंह जी से भी इस दौरान 2 से 3 बार मुलाकात भी हुई थी। जो सबसे बड़ी चीज है इस पूरे घटनाक्रम पे या इस चर्चा का कारण बन रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है 2। एक इलेक्शन में जीत और 2 इलेक्शन में हार। बहुत स्पष्ट रूप से 2 चीजें थी, एक इंडिविजुअल और दूसरी ऑर्गेनाइजेशनल। अगर हम देखते हैं तो जो अटेर का पहला चुनाव था, उपचुनाव था सत्यदेव कटारे जी के निधन के बाद का, दरअसल उसमें फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशनल बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसको 2018 के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा था। वो सत्यदेव कटारे जिनके अजय सिंह और मैन सिंह कालूखेड़ा के बीच के लड़ाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला था, उनके कई सारे विरोधी भी हेमंत कटारे के चुनाव में पूरे दिल से काम कर रहे थे। वो यूनिटी वहां दिख रही थी। श्रीमाली जी ने भी यही बोला कि पहले उपचुनाव में सिंपैथी तो थी, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी थी। वहां दिग्विजय सिंह भी थे, वहां कमलनाथ भी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो स्वाभाविक रूप से थे ही। लेकिन यहाँ से बदलाव शुरू होता है अगले चुनाव में। जो सबसे बड़ा सवाल है कि इतने कम अंतराल में ऐसा क्या हो गया कि हेमंत कटारे हार गए। 2 चीजें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे देखे तो जो बात हेमंत कटारे नहीं समझ पाए वो ये थी कि आपको उस समय जिताना मजबूरी था, लेकिन 2018 में जिताना ऑर्गेनाइजेशन की मजबूरी नहीं था। दूसरी बड़ी बात, हेमंत कटारे उस युवा पीढ़ी को बिलोंग करते थे कि वो लगातार दूसरा चुनाव जीतते। हमने एक और मंत्र देखा है इस बार, बहुत युवाओं को 2018 में मंत्री बनाया गया था जो दूसरी बार के विधायक थे। वो बहुत ही कम उम्र में उस लाइन में खड़े हो जाते जहाँ पे कई दिग्गजों के बेटे हैं। तीसरी बात इंडिविजुअली हमको और समझनी पड़ेगी, जो ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट थे वो तो कम हुए ही, इंडिविजुअली हेमंत कटारे जो सबसे ज्यादा जरूरी है उनकी भविष्य की राजनीति के लिए भी बहुत ज्यादा वो मेरे साथ रहे हैं, तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत जानता हूँ। जिन गलतियों का जिक्र चौधरी राकेश सिंह जी ने किया, जिन गलतियों का जिक्र नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने किया और जिन बातों का, चूंकि श्रीमाली जी का अनुभव अपने आप में है ही, भिंड में हम जब जाते हैं, खासतौर पे अटेर भी जाते हैं, बहुत अलग रिस्पॉन्ड करता है वहां का मतदाता। इतने जल्दी और इतना क्विक रिस्पॉन्ड करने वाले मतदाता बहुत कम क्षेत्रों में देखे जाते हैं और एक्सपेक्टेशन बहुत हायर होता है। सत्यदेव कटारे जी को भी हमने देखा माउल्ड होते हुए, बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते थे, कुछ कारणों से माउल्ड हुए, हम्बल हुए। दूसरी बड़ी चीज ये हुई कि उन्होंने राजनीति के उस बदलते हुए दौर को देखा। लेकिन हेमंत कटारे क्योंकि कम समय था, समझ नहीं पाए, कॉर्पोरेट कल्चर भी वो बिलोंग कर रहे थे, भोपाल में अपने तमाम व्यवसायों पर ध्यान दे रहे थे और जिस तरह के व्यवसायों में थे, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, जिम हो, एक अलग एटीट्यूड भी होता है। लेकिन वो शायद अटेर के लोगों को भी इंडिविजुअली कहीं ना कहीं निगेटिवली अफेक्ट कर रहा था। अनुराग जी, आपसे अटेर में वो क्या महसूस किया जाता है इसे बताने के लिए तो मेरे साथ में बाकी 3 साथी भी हैं। भोपाल हेमंत कटारे को लेकर क्या सोचता है इसके लिए आप अकेले हैं। मैं फिर अपने सवाल को दोहराता हूं, यहाँ का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय हेमंत कटारे को
भविष्य की संभावना के तौर पर देखता है या चले हुए कारतूस के तौर पर? इस पर कोई रोशनी दीजिए ना। यहां पर बैठे हुए नेता क्या मानते हैं? एक बड़े बाप के बेटे थे जो लायक नहीं निकले, नालायक निकले, अफसर मिला, उस अवसर का सदुपयोग नहीं किए। यह लोग मानते हैं परिस्थितियों का शिकार हो गए, पर इस लड़के में संभावना है, इस युवा का भविष्य है और अभी भी इस पर दांव लगाना है। कुल मिलाकर इसके संदर्भ में कुछ बताइए ना। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की और जिस तरह से हेमंत कटारे में संभावनाएं देखने की, तो अब बहुत साफ तौर पे दिखता है कि हेमंत कटारे ना तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं और ना ही उनको उस तरह का महत्व, हाँ व्यक्तिगत रूप से सभी उनको महत्व देंगे क्योंकि सत्यदेव कटारे जी का जिस तरह का व्यवहार था, रिस्पॉन्स उनको मिलता है, निश्चित रूप से सम्मान या लाड़ प्यार उनको मिलता है। लेकिन अगर बात करें राजनीतिक रूप से उनकी भूमिका की या पीसीसी से पॉलिटिकली उनको महत्व देने की, तो वो संभावनाएं अब उतनी नजर नहीं आती, उतना महत्व उनके लिए संभावनाएं उतनी दिखाई नहीं देती। मैं चौधरी राकेश सिंह जी वापस आपके पास रुक करता हूं। सत्यदेव कटारे ने अपनी राजनीति शुरू की तो उन्होंने अपने गॉडफादर के तौर पर सुरेश पचौरी जी को पकड़ा हुआ था। उनके मूलतः नेता सुरेश पचौरी थे। इसके अलावा आका समय समय पर सत्यदेव कटारे के बदलते रहे। वह दिग्विजय सिंह ने जब शपथ ली तो गृह राज्य मंत्री बने थे, गजब के जलवायु जलाल के साथ। सिंधिया जी के साथ में अर्थात स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के साथ उनकी बिल्कुल अदावत की स्थितियां थीं। लेकिन बाद की परिस्थिति में देखा कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी हो गए। तो वक्त के साथ में ये हुनर उनके पास था कि कब किसके साथ खड़ा होना है। आपसे जानना ये चाहता हूं, क्या हेमंत कटारे के अंदर वो हुनर आपको दिखता है कि वह समय के साथ देख सके कि किसके साथ खड़ा होना है, या मैं जहां खड़ा हूं वहां पर आकर लोग मेरे साथ खड़े हों, ये वाला व्यवहार है? और अगर ये व्यवहार है तो संभावना कैसे बनेगी? आपने स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी का हुनर तो बता दिया डिटेल से डॉक्टर साहब जी, लेकिन हेमंत कटारे में भी वो हुनर है जी। जब उपचुनाव की बात आई तो सब लोगों ने सामूहिक रूप से तय करके उनको टिकट दिया जी, और सबने जी और जान से कांग्रेसियों ने मदद की उनकी। जी, जब परिस्थिति अलग बनी, सिंधिया जी बीजेपी में चले गए जी, तो उन्होंने, भले ही सिंधिया जी से उनकी व्यक्तिगत नजदीकियां बहुत थी हेमंत कटारे जी की, जी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में रहना पसंद किया। जी, उसके बाद जब महंगाओं का चुनाव और टिकट की बात आई तो सारे नेताओं ने एक राय होकर, एक साथ होकर उनकी महंगाओं टिकट के लिए वकालत की और चुनाव लड़ाया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीति में कांग्रेस में आपको अपना स्थान बनाने के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता तो रहेगी। जी, जैसे मैं व्यक्तिगत तौर से, आप अगर मेरे को ही उदाहरण लें, जी, आप पूछ भी लेंगे प्रश्न कहीं ना कहीं बीच में, इसलिए मैं स्वयं में भी कह देता हूं जी, कि मैं सारे वो अवरोध दूर करने की जीवन में कोशिश कर रहा हूं जो भूलवश कहीं ना कहीं अवरोध के रूप में पैदा हो गए मेरे लिए राजनीति में। जी, तो मैं सने सने उसको अब डाइल्यूट कर रहा हूं, सने सने वो अवरोध हटा रहा हूं। हेमंत कटारे जी को भविष्य के लिए चाहिए कि कांग्रेस के प्रति एक रूपता रखे। उनका भविष्य, मेरे व्यक्तिगत मैं बता रहा हूं आपको, जी, अभी कम उम्र है उनकी, एग्रेसिव ज्यादा ना रहें। भले ही वो उसको गुण मानते होंगे, लेकिन मेरी नजर में वर्तमान समय में राजनीति में ये अनुकूल नहीं है एग्रेसिव रहना। जी, हथियारों के साथ चलना भिंड की राजनीति में अच्छा साइन नहीं है। जी, जितना हम सरल रहें, जितना लोगों के फोन उठाएं, जितनी लोगों की मदद करें। उनका एक पैतृक क्षेत्र है अटेर विधानसभा, जी, वो एकाग्रता से वहां मेहनत करेंगे और लीडरशिप के प्रति जैसा स्वभाव है उनका कि वो रहे हैं लीडरशिप के साथ, लेकिन सने सने उन्होंने स्थान बदला है। जी। तो वर्तमान में भी वो लीडरशिप के अध्यक्ष के साथ है, सब तरीके राकेश से जी, है। आपके पास तो राजनीति का बड़ा लंबा तजुर्बा है। एक मौका लगते ही महंगाओं के लिए जो शख्स छलांग लगा दिया वो वापस अटेर आएगा, और आप बता रहे हैं कि देखो भाई, बाकी प्रदेश का तौर तरीका अलग है और भिंड के लोगों का तौर तरीका अलग है, और उसमें भी अटेर का और भी ज्यादा अलग है, ऐसा आप भी बता रहे थे। और देवश्री माली जी जो इंसाइक्लोपीडिया हैं, कम से कम भिंड जिले के संदर्भ में तो मैं उनके साथ में 30 साल का वास्ता है, उनके अनुभव की बड़ी कदर करता हूं मैं। वो ये कह रहे हैं इस छलांग के बाद अटेर गोद में बिठाने के लिए तैयार होगा हेमंत कटारे को? हाँ, अटेर की परिस्थिति जैसा देव श्रीमाली भाई ने बताया है जी, ये हूबहू सही है जी, वहां पे चुनाव आते आते ये मायने नहीं रखता है कि प्रत्याशी कौन है। जी, वहां पे आदमी पढ़ा लिखा भी, वैसा भी, अंततः वो एक तरीके से पोलराइजेशन हो जाता है उसका वोट का, जी, और उसका फायदा मिलता है। तो अगर
वहां मेहनत करेंगे, वहां रहेंगे। मैं इस बात को भी नकार रहा हूं आपकी जी कि एक निर्णय अगर ये हो गया, महंगाओं लड़ लिए, जी तो उससे कोई भविष्य में फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते एकाग्रता रखें, जी बशर्ते बहुत जल्दी निर्णय करने की निर्णय ना किया करें। और मेरा ये मानना है, उम्र अभी उनके साथ है। एक सवाल और कर लेता हूं चौधरी राकेश जी। क्या वर्तमान राजनीति के अंतर्गत जिसमें हम बात कर रहे हैं, जनता की अपेक्षाएं इतनी होती हैं, ऐसे में भोपाल में रहकर क्या अटेर जैसे विधानसभा क्षेत्र की सियासत संभव है? खासतौर पर तब जब आपके पास में कोई दायित्व भी नहीं है जिसे आप जस्टिफाई कर सकें कि मैं इसलिए भोपाल में रहता हूं। कारोबार के लिए रहें भोपाल में और वोट मांगे अटेर में, चल जाएगा? बात से सहमत हूँ डॉक्टर साहब। जी वो समय दूसरा था जब कटारे जी व्यापारिक दृष्टि से भोपाल में काम करते थे और क्षेत्रीय दृष्टि से भिंड में काम करते थे। जी वर्तमान समय में मतदाता ये चाहता है कि उसका नेता उसको सुबह मिल जाए। जी मैं अपनी दिनचर्या बताऊं डॉक्टर साहब, मैं सुबह तहमल लगा के बनियान पहन के अपने नीम के पेड़ के नीचे आके बैठ जाता हूँ, जी 12-1 बजे तक बैठा रहता हूँ। पब्लिक ये चाहती है कि अगर मुझे कोई तकलीफ है तो हमारा नेता घर बैठा मिले, जी हमारा फोन उठा ले। और राजनीति में चुनाव के लिए आपकी लगनशीलता, आपकी उपलब्धता बहुत आवश्यक है। भोपाल में रह के, दिल्ली में रह के, और एक समाजवादी विचारक ने डॉक्टर साहब कहा है, मैं शेयर कर रहा हूँ लखनऊ के ने, जी कि जब नेता चुनाव हार जाए या चुनाव नहीं लड़े तो उसको लखनऊ और दिल्ली की यात्राएं नहीं करना चाहिए, उसको अपने क्षेत्र में रहना चाहिए। जी तो मेरी तो यही सजेशन है कि क्षेत्र में रहें, लोगों की सेवा करें और चुनाव आने पर इंतजार करें। तो कुल मिलाकर भोपाल छोड़ें, जहां से चुनाव लड़ना है वहां आकर रहें, इस प्रकार का मशवरा है चौधरी राकेश सिंह जी का। अगर हेमंत कटारे को अपने लिए संभावनाएं देखनी है, दुनिया की तो बात जाने दीजिए, लेकिन नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी से मेरी जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है, वो तो इस बात से ही इनकार कर रहे हैं कि भाजपा भिंड में कभी हारती है। तो जब भाजपा भिंड में हारती नहीं, भले ही इतनी सीटों की शक्ल में हारी हुई दिखे, तो क्या हेमंत कटारे के लिए कांग्रेस में कोई भविष्य नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी आपको दिखता है, अपने पुराने साथी सत्यदेव कटारे के बेटे का? या कोई मशवरा आपके पास में भी है पार्टी बदलने के संदर्भ में? ये तो देखो ऐसा है भाई, ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी और हेमंत जी कटारे स्वयं तय करेंगे कि हमारा भविष्य कहाँ है। जी इसमें हमें, मुझसे कांग्रेस में हेमंत कटारे जी के भविष्य क्या है, ये तो हेमंत कटारे जी को तय करना है जी। अब उसमें टिप्पणी मैं क्या कर सकता हूँ? नरेंद्र सिंह जी, आप इतने प्रबुद्ध किस्म के नेता हैं, इतने पुराने नेता हैं, अपने भिंड जिले में किसी भी नेता का क्या वर्तमान क्या भविष्य, वो आप सबकी राजनीति को प्रभावित करता है। हेमंत कटारे के अंदर आपको क्या संभावना दिखाई देती है? एक अटेर विधानसभा क्षेत्र के नेता के तौर पर आप देखते हैं भविष्य के संदर्भ में, भिंड जिले के नेता के तौर पर देखते हैं, प्रदेश के नेता के तौर पर देखते हैं, या आपको लगता है बड़ा ही प्रतिभावान बच्चा है, ये तो देश में नाम रोशन करने वाला है, कहाँ मटेर के सिलसिले में उलझे हुए हैं? नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी किस नजरिए के साथ में है? हेमंत कटारे में कोई संभावना वगैरह आपको दिखती है, या आपको लगता है चला हुआ मामला है, ज्यादा समय क्यों खराब कर रहे हैं हम उन पर बात करके? प्रत्येक व्यक्ति में संभावना होती है, हर व्यक्ति कोशिश करता है राजनीति करने की। जी हमारी राजनीति अलग ढंग की होती है, उनकी राजनीति अलग होती है। अब किसी व्यक्ति के बारे में हम टिप्पणी करें तो मैं उसे नहीं समझता हूँ। हेमंत जी कटारे कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब उनके बारे में व्यक्ति, कांग्रेस के बारे में आप बोलोगे तो मैं जवाब दूंगा, अब किसी व्यक्ति के बारे में क्या बोलूं? जी, तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के पास में ज्यादा कुछ है नहीं हेमंत कटारे के पास के लिए कहने के लिए, पर मैं देवश्री माली से समझना चाहता हूँ, आप जितना देख पाए हेमंत कटारे को, क्या देख पा रहे हैं आप? क्या संगठन के तौर पर उनकी समझ, जनता के तौर पर उनकी समझ, या प्रदेश देश के संदर्भ में उनकी कोई समझ, कोई ऐसे गुण हैं जिसके संदर्भ में देवश्री माली जी आप प्रभावित हुए हों कि आपको लगता हो कि ये शख्स अगर राजनीति में रहेगा तो अपने कुल का ही नाम रोशन नहीं करेगा, अपने विधानसभा क्षेत्र का ही नाम रोशन नहीं करेगा, अपनी पार्टी का ही भला नहीं करेगा, बल्कि प्रदेश या देश के लिए भी कुछ कर पाएगा? इस पर आपका नजरिया? देखो, दोनों बातें हैं। राजनीति में चुनाव हारना एक सामान्य बात है, और जब लोग चुनाव लड़ते हैं तो हारते हैं। जी, सवाल इस बात का है कि राजनेता के तौर पर आपका एग्जिस्टेंस क्या है। जी, बहुत सारे ऐसे भी नेता होते हैं जो कभी जीवन में चुनाव नहीं जीते या कभी नहीं लड़े, वो भी बड़े नेता के तौर पर अपने क्षेत्र में पॉपुलर होते हैं। तो हारने में नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी भी हारे, राकेश चौधरी जी भी हारे, लेकिन इनका अपना एक एग्जिस्टेंस है
और एक उस क्षेत्र के ही नहीं, मतलब पूरे अंचल के एक सम्मानीय नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इन्होंने जो पूंजी कमाई है वो केवल चुनाव हारने जीतने, टिकट मिलने तक नहीं है। इनका अगर आप राजनीतिक इतिहास देखेंगे तो राजनीतिक भिंड, जैसा कि मैंने पहले कहा, नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी भी वही बात कह रहे हैं और मैं भी वही बात कह रहा हूँ, राकेश चौधरी जी भी वही बात कह रहे हैं कि भाई एक तो संभावनाएं समाप्त नहीं होती है, दूसरा हर क्षेत्र का चुनाव का अपना एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड के साथ को जाना पड़ेगा। भिंड का ट्रेंड ये है कि वहां आंख खुलते ही उसका नेता उसके सामने होना चाहिए। मैं आपको इस संदर्भ से थोड़ा अलग हटके बात करता हूँ। डॉक्टर राम लखन सिंह जी भिंड के बड़े नेता हैं, सांसद रहे कई बार, और जब उनको विधानसभा का टिकट मिला तो विधानसभा का चुनाव बहुत बुरी तरह से हार गए। और उसका जो जब मेरी उनसे निजी तौर पर बातचीत हुई तो मेरा जो आकलन था वो मैं वहां भी दिया था और अभी भी मैंने उनसे कहा कि देखो, लोकसभा में आप ग्वालियर में रह के कर सकते हो काम, क्योंकि दतिया भिंड लोकसभा रहती है, भिंड के लोग भी रहते हैं, दतिया और ग्वालियर तीनों मिले रहते हैं, लोकसभा में काम भी बहुत होता है और प्रतियोगिता बहुत कम होती है, सिर्फ दो लोगों के बीच में प्रतियोगिता होती है और जनता सीधे रिएक्ट नहीं करती है। परिस्थितियां भी होती है, यहाँ से जीते वहां से हारे। मुझे यहाँ मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच में अलग अलग तरह के गठबंधन भी रहते हैं भिंड जिले में, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी भी होती है। कोई आदमी अटेर के किसी कांग्रेस नेता को सिर्फ इसलिए सपोर्ट करता है, बीजेपी का नेता, कि वो जो है मान लो गौद विधानसभा क्षेत्र में उसका कुछ और समीकरण बैठते हैं और वहां करना पड़ता। राजनीति से, मैंने कहा पार्टीगत राजनीति से इतर बहुत सारे काम भिंड की राजनीति में होते हैं। सही मामले में राजनीतिक रूप से भिंड बहुत परिपक्व जगह है, जिसमें व्यक्ति से वोट टू वोट जो है ना डिसीजन होता है, मैन टू मैन डिसीजन होता है, जातियां भी अपना काम करती हैं, तो सारा जो एक तरह से कॉकटेल होता है पॉलिटिक्स का वो वहां बनता है। तो एक तो संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती। कटारे के हेमंत जी के पिताजी स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी भी कई सारे चुनाव हारे, लेकिन उनका अपना एक राजनीतिक वजूद रहा। वो उनके साथ भी ये चीज जुड़ी हुई थी कि वो भोपाल में ज्यादा समय देते हैं और भिंड में ज्यादा कम समय देते हैं, लेकिन उन्होंने भी इसको मॉडिफाई किया था। राकेश चौधरी जी भी है, नरेंद्र सिंह जी भी है, इन लोगों को भी पता है उन्होंने फिर कितना परिवर्तन किया था कि ऐसी छवि बनाने की कोशिश की थी कि वो ज्यादातर समय अपना भिंड में ही देते हैं, ग्वालियर चंबल संभाग में देते हैं। तो हेमंत कटारे इस बात को सोचना पड़ेगा कि भोपाल की राजनीति तभी चलती है जब आप विधानसभा में होते हो या अपने विधानसभा क्षेत्र में रसूख रखते हो। एक बार मैंने डॉक्टर गोविंद सिंह जी से कहा था कि आप इतने सीनियर विधायक और पूरे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं घूमते, कुछ काम वाम क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा कि भाई कोई पूछेगा हमको तब जब हम विधायक होंगे, और विधायक हम तब होंगे जब हम वहां ज्यादा समय देंगे। इसलिए मेरी राजधानी तो वही है जहां से हमको लोग पूछेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। अगर मैं विधायक नहीं हूँ, जीतूंगा नहीं, लगातार हारूंगा, तो कोई नहीं पूछेगा। तो वहां की अपनी थ्योरी है, उस थ्योरी को हेमंत कटारे जी को समझना चाहिए और मुझे लग रहा है कि समझ भी रहे होंगे। दूसरा क्या है कि सत्यदेव कटारे ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेताओं में से ये एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि ग्वालियर चंबल संभाग में बड़े जो नेता क्षेत्रीय होते हैं वो ज्यादातर भिंड जिले के ही होते हैं, जिनका रसूख ग्वालियर चंबल में होता है। ग्वालियर में खुद में भी ऐसे नेता बहुत कम होते हैं जिनका भिंड में कोई प्रभाव हो, जिनका मुरैना में कोई प्रभाव हो, जिनका शिवपुरी में कोई प्रभाव हो, जिनका दतिया में कोई प्रभाव हो। लेकिन भिंड के ज्यादातर नेता ऐसे रहे हुए हैं, पुराने भी और अभी भी हैं, जिनका पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में अपना राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से न केवल प्रभाव बल्कि प्रेजेंस भी रहती है और उनके लोग भी होते हैं, उनकी चर्चा भी करते हैं। ये बात अभी हेमंत कटारे के बहुत दूर है। मैं मतलब लगता है कि वो तो छोड़ो, मीडिया के लोग भी हेमंत कटारे को, ग्वालियर के भी मीडिया के लोग नहीं जानते होंगे। कटारे जी से मेरा भी खूब अच्छा संबंध रहा, मैं तो मोहल्ले का ही हूँ, एक ही मोहल्ले में हम लोग रहते थे, अच्छे संबंध खराब संबंध चलते रहते हैं। उसके बावजूद भी वो सबको जानते थे और जानने की कोशिश करते थे। नरेंद्र सिंह कुशवाहा है तो वो भी इसी कैटेगरी के नेता हैं, राकेश चौधरी, इतना लंबा कैरियर है उनका। तो इनसे अभी हेमंत कटारे की तुलना करना बहुत कठिन काम है। वो अप्रत्याशित रूप से दुर्घटना के कारण राजनीति में आए, जनता ने उन्हें जिताकर सबसे कम उम्र का विधायक बनाया। जैसा कि मालवीय जी ने कहा, बिल्कुल सही था कि वो ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव था
और उसमें बहुत सारी जो भिंड की परंपराएं हैं जातिगत और ये सारी चीजें टूट गई थी। मैंने सरायघाट में उस क्षेत्र में काफी टूर किए थे जब उपचुनाव हो रहा था, और मैं देख रहा था कि तमाम बुजुर्ग लोग जो जो लंबे समय से सतदेव कटारे को भी मदद नहीं करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि नहीं नहीं इस बार ऐसा अपने कुछ नहीं करना, जीत जाए लड़का तो जीत जाए, और जीतना चाहिए कटारे का। तो एक श्रद्धांजलि स्वरूप वोट था। अब उनके ऊपर था कि उस विरासत को आगे ले जाएं, और अभी भी उनके ऊपर है। एक चुनाव हारने से, मेघा को चुनाव हटा दीजिए, जैसा कि राकेश चौधरी जी ने भी कहा, पार्टी की अपनी परेशानियां होती है, पार्टी की अपनी जरूरत होती है, पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, कभी कभी फेल हो जाती है तो हम उसके निगेटिव उसकी तमाम सारी व्याख्याएं करते हैं। लेकिन मूलतः अटेर क्षेत्र के नेता हैं हेमंत कटारे, और उनका अटेर क्षेत्र में भविष्य उज्जवल भी है। थोड़ा सा उनको परिवर्तन करना पड़ेगा, और वो उम्र के साथ, अनुभव के साथ। देशी माली एक दांव और हेमंत कटारे पे खेलने के इच्छुक है। उन्हें लगता है कि एक चुनाव हारे हैं अटेर से, अभी भी मौके खत्म नहीं हुए हैं, थोड़ा सा अपने तौर तरीकों को बदलें, अपनी राजनीति के स्टाइल को बदलें, तो शायद दांव लग जाए और वह उस कतार में जुड़ पाए जिसका उल्लेख यहाँ पर भिंड क्षेत्र के तमाम नेताओं को लेकर देवश्री माली जी कर रहे हैं। पर अनुराग मालवीय जी कह रहे थे कि अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी हेमंत कटारे को गंभीरता से नहीं लेती है। ना हेमंत कटारे खुद दिखते हैं और ना ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उनको लेकर कोई चर्चा होती है। जानने में मेरी दिलचस्पी, अनुराग जी, एक विधानसभा ही राजनीति में काम करने का क्षेत्र नहीं होती। युवक कांग्रेस के अंतर्गत या अन्य संगठन के रूप से आदमी अपनी सक्रियता पार्टी स्तर पर बनाता है। क्या हेमंत कटारे की संगठन की दृष्टि से काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं? आपने इतना समय बिताया, क्या है इसके पीछे? क्योंकि वह कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हो पार्टी के कार्यक्रम में, पार्टी की दृष्टि से किसी मंच पर, पढ़े लिखे हैं, अच्छा बोलने वाले व्यक्ति हैं, पर पार्टी के नजरिए को लेकर लोगों के बीच में आते हो, ऐसा भी नहीं दिखता है। इसमें कुछ कहें? बिल्कुल, निश्चित रूप से यही सबसे महत्वपूर्ण है, और यही बात कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा मंत्र भी साबित हो सकती है जो आप कह रहे हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण भी अगर हम देखें तो उनके सामने विक्रांत भूरिया है। बिल्कुल हम देखें तो पृष्ठभूमि के तौर पे जिस तरह की विक्रांत की रही है उसी तरीके की हेमंत की भी रही है। ये बात अलग है कि कांतिलाल भूरिया के साथ उनको हमेशा एक मार्गदर्शक मिला और बाकी लोग भी मिले, लेकिन विक्रांत ने अपनी समझ से दो बड़ी चीज की। जैसा श्रीमाली जी का कहना है कि ग्वालियर और भिंड का भी मीडिया उनको नहीं जानता। जब वो विधायक रहे तो थोड़ा कनेक्ट में जरूर रहे यहाँ के लोगों से, यहाँ के कार्यकर्ताओं से, तमाम लोगों से। तो दो चीज तरह की डिस्कनेक्टिविटी उनके साथ में है। लेकिन वो यूथ कांग्रेस जिस तरह की उनकी उम्र है, बिल्कुल युवक कांग्रेस ही उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प होता, और वो कोशिश करते जिस तरह की विक्रांत भूरिया ने भी की। एक चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरी लाइन पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की, और आज एक बेहतर तरीके से स्टैब्लिश है वो प्रदेश कांग्रेस में। उसी तरह से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर आज भी कोशिश करना शुरू करते हैं संगठन के स्तर पे, युवक कांग्रेस के स्तर पे, तो हेमंत कटारे के रास्ते जरूर खुल सकते हैं। इसे स्थानीय तौर पर तो ध्यान नहीं सकते हैं, लेकिन खुल सकते हैं। मैं आखिरी बातचीत के लिए चौधरी राकेश सिंह जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे वस्तुतः समझना ये चाहता हूँ, थोड़ी ईमानदार बात के संदर्भ में, कि क्या वाकई आपको लगता है कि हेमंत कटारे पूर्णकालिक राजनीति करना चाहते हैं, या हेमंत कटारे के तौर तरीकों पे ऐसा लगता है कि एक व्यावसायिक साम्राज्य बन गया है, उस व्यावसायिक साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए जितनी राजनीति करने की जरूरत है उतनी कर ली जाए और बाकी चक्करों में ना पड़ा जाए? थोड़ा सवाल सीधा है, उत्तर सीधा मिलेगा इसको लेकर संशय है, पर आप जैसा गुणी व्यक्ति साथ में है तो उम्मीद कर ले रहा हूं कुछ सीधी बात भी आप कह लेंगे। मैं आपके प्रश्न का बहुत ही सम्मान करता हूँ जी। राजनीति में वर्तमान में आदमी को पूर्णकालिक राजनीतिज्ञ होना चाहिए जी। अगर उसको राजनीति करना है। दोहरे भाव नहीं चलेंगे, हम व्यापार भी देखें और राजनीति भी करें जी। और सौभाग्य से हेमंत कटारे के एक बड़े भाई भी हैं जी। तो जो व्यापार है वो देख सकते हैं, माँ देख सकती है, और उनकी बहू काबिल है, पत्नी जो है वो काबिल है, वो देख सकती है। हेमंत कटारे को पूर्णकालिक राजनीति करना चाहिए, और मैं सहमत हूँ मालवीय जी की बातों से कि उनको युवक कांग्रेस, अभी उनकी उम्र है, युवक कांग्रेस के रास्ते से उनको सक्रिय रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय भिंड में अपने विधानसभा क्षेत्र में देना चाहिए। नहीं तो ये स्थिति कमोबेश अच्छी नहीं रहेगी कि आप व्यापार भी करना चाहते। एक उम्र का भी फर्क होता है डॉक्टर साहब, नई उम्र में एमएलए बने, नई उम्र के लड़के हैं तो दुनिया के और भी सुख सुविधाएं भोगना चाहते हैं, उनको लगता है कि नहीं, लेकिन अंततः मूल जीवन ये है राजनीतिक का कि उसको पूर्णकालिक समय अपने क्षेत्र में देना चाहिए, जिले में देना चाहिए, और भोपाल और दिल्ली टूरिस्ट प्लेस रखना चाहिए। महीना 15 दिन में 2 दिन के लिए जाए फिर आ जाए। मेरी उनको यही सलाह है, पूर्णकालिक राजनीति करें और व्यवसाय छोड़ें।
तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के मर पे आए तो आज की तारीख में अभिमन्यु दिखाई दे रहे, हेमंत कटारे भविष्य में अर्जुन साबित हो सकते हैं, बशर्ते वो उतने समर्पण के साथ राजनीति में सक्रिय हों जो वर्तमान समय की आवश्यकता है। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स सक्सेस का रास्ता नहीं हो सकती। जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता के बीच में रहना जरूरी है, जनता के साथ सीधा संवाद रखना जरूरी है। व्यापार चलाते हुए राजनीति करने की कोशिशें कुल मिलाकर आपको अर्जुन ही साबित कर सकती हैं। इस विषय पे आपको कोई यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करेंगे तो इतिहास के पन्नों में अभिमन्यु के तौर पर ही देखे जाएंगे। अगर आपको अर्जुन साबित करना है तो कुल मिलाकर एक लक्ष्य राजनीति और जनता के बीच रहना, यही उसका सबक है। देखें क्या हेमंत कटारे इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार होंगे। अगर चलेंगे तो शायद अर्जुन के तौर पर हमारे बीच में याद किए जाएंगे, अन्यथा अभिमन्यु के तौर पर तो आज उनकी स्थिति से किसी को भी इंकार नहीं है। आज सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन कार्यक्रम हमारा खत्म नहीं हुआ है। हेमंत कटारे को केंद्र में रखकर जो रिपोर्ट हमारे साथी अनुराग मालवीय ने तैयार की थी, उसका दूसरा भाग बाकी है, तो चलकर देखिए उसका दूसरा भाग। और लेकिन उससे पहले मुझे दे दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नए शख्स को अभिमन्यु के तौर पर देखने के लिए। तब तक के लिए सदा प्रणाम। दरअसल अटेर की लड़ाई हमेशा कटारे बनाम भदौरिया की रही। इसे तकदीर का खेल कह लें या फिर राजनीतिक परिपक्वता और अपरिपक्वता के बीच की लड़ाई। 2018 के बाद अरविंद भदौरिया सिर्फ विधायक ही नहीं बने, बल्कि 2020 में कमलनाथ सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाने का उन्हें इनाम भी मिला। अरविंद भदौरिया कैबिनेट मंत्री बन गए और लगातार 2 चुनाव हारने के बाद हेमंत का राजनीतिक भविष्य संकट में नजर आने लगा। आप अपने दल को और समाज को क्या दे रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अच्छा दे रहे हैं तो रिटर्न अच्छा मिलता है, और आप खराब निवेश कर रहे हैं तो आउटपुट अच्छा कहां से आ सकता है। इसलिए उनको आत्मचिंतन की आवश्यकता है। भले ही सत्यदेव कटारे की व्यवहार कुशलता के चलते आज भी कांग्रेस में हेमंत कटारे को लाड प्यार के साथ साथ मौके भी मिले हों, लेकिन ये सच है कि सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद हेमंत की राहें कांग्रेस में ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। मैं नहीं मानता हूँ ऐसा कि सिंधिया जी के कारण उनके करियर पर कोई इफेक्ट होगा। वो परिवार मूल रूप से कांग्रेस पार्टी का समर्पित परिवार है और कांग्रेस पार्टी ने उस परिवार को खूब दिया है और वो कर्ज चुकाने की हमेशा कोशिश में। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। हेमंत कटारे के जीवन में शुरुआती दौर में एक सफल राजनेता का पिता के रूप में साया रहा और पिता के देहांत के बाद सिंपैथी वोटों से जीत भी मिल गई, लेकिन उसके बाद शायद तजुर्बे की कमी ने ही उन्हें सियासी जमीन पर तपती धूप में ला खड़ा किया। हालांकि धूप का ये तजुर्बा उनके लिए सियासी चक्रव्यूह के अंधेरे से निकलने की रोशनी भी साबित हो सकता है। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल।